मैक्सिमम वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई कर रहा है एनटीपी पे, कैसे सब फाइंड आउट करेंगे उसको? मोल्स निकालेंगे और फिर वॉल्यूम का रिलेशन, वो लगा के निकालेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करना। चलो ठीक है, छोड़ो अभी आगे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पढ़ाया नहीं, बताया था? फॉर गैसेस, देखिए फॉर गैसेज जो हम नॉर्मल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं, पीवी इज इक्वल टू टी। में पी प्रेशर, वी वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स आर टी। तो यहाँ पे अब डेंसिटी का रिलेशन एक आ जाता है। डेंसिटी का रिलेशन हमने क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय, डेंसिटी इज इक्वल टू मास। तो इसी रिलेशन का यूज करना है हमें इस में। अब देखिए यहाँ टी में ये पी है, ये एन क्या होता है, एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर पड़ा है मास के टर्म्स में। जीएमएम या जीएम भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर एटम है तो जीएम, मॉलिक्यूल है तो जीएम। तो मास अपॉन जीएमएम, तो एन की जगह ये डाला और आर अपनी जगह, अपनी जगह पे। अब इसके बाद P इंटू जीएमएम, जीएमएम को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देन ये हो गया मास अपनी जगह पे, और वॉल्यूम जो इधर V था वो नीचे लेके आ गए, मास बाय वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। तो P इंटू जीएमएम और मास बाय वॉल्यूम में क्या होता है, डेंसिटी, जो हमने इधर लिख रखा है ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम की जगह हम डेंसिटी डी रख सकते हैं, तो डी इंटू आर इंटू टी। तो इस फॉर्मूले को हम P इंटू जी एम एम को कैपिटल एम भी दिखा देते हैं, तो पी एम इज इक्वल टू डी आर टी, या फिर D इज इक्वल टू क्या रिप्रेजेंट कर देंगे, P इंटू एम अपॉन आर इंटू टी। ये डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया पी वी इज इक्वल टू एनआरटी की इक्वेशन से, जहाँ पे P प्रेशर है, R क्या है गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, और कैपिटल M क्या हो जाएगा, जीएमएम। कैपिटल M की जगह हमने जीएमएम यूज कर लिया है बस। ठीक है, तो जीएमएम की जगह M रख दिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन है बस वो। तो D डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया पी एम अपॉन आर टी। नोट करिए यहाँ तक। वेपर डेंसिटी इसमें लिखिए, इट इज डिफाइंड फॉर द गैसियस सब्सटेंस, इट इज डिफाइंड फॉर द गैसियस सब्सटेंसेस, it is defined, it is defined for the gaseous substances
इट इज डिफाइंड फॉर द गैसियस सब्सटेंसेस। फिर वेपर डेंसिटी देखिए, वेपर डेंसिटी जो हम डिफाइन करते हैं गैसियस सब्सटेंसेस के लिए, वेपर डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेंसिटी ऑफ गैसियस सब्सटेंस at any temperature and pressure, at any temperature and pressure, divided by density of hydrogen, density of H2 gas at the same temperature and pressure. So density of gaseous substance at any temperature and pressure divided density of hydrogen gas at the same temperature and pressure. ठीक है, ये वेपर डेंसिटी होती है। तो वेपर डेंसिटी किसी भी गैसेस सब्सटेंस के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं। ये हमेशा क्या एक रेशियो या कंपैरिजन को रिप्रेजेंट करता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ हमने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस लिया है। तो जिस भी टेम्परेचर या प्रेशर पे आप किसी गैसेस सब्सटेंस की डेंसिटी मेजर कर रहे हैं, उसको अगर हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, तो उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। या फिर वेपर डेंसिटी का दूसरा रिलेशन जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट के साथ होता है, तो वो भी नोट कर लीजिए। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू molecular weight divided by 2। वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं है, जस्ट अ नंबर, क्योंकि डेंसिटी को हम डिवाइड करके निकाल रहे हैं ना। तो डेंसिटी की यूनिट ऊपर जो आएगी ग्राम पर लीटर में अगर आई या ग्राम पर एमएल में, नीचे भी डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन है ग्राम पर एमएल में, कैंसिल आउट हो जाएंगी यूनिट से यूनिट, सेम यूनिट। तो वेपर डेंसिटी क्या होगी, एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगा बस। तो वेपर डेंसिटी एक तो डेंसिटी के साथ ये रिलेशन या फिर मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये डेंसिटी हो गई और वेपर डेंसिटी हो गई। अब इस वेपर डेंसिटी एंड डेंसिटी के बेसिस पे भी तो इनको एग्जांपल करते हैं, तो उसके आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 है जो अभी आपको होमवर्क दिया उसमें 19, ये 19 सबको अभी इसमें करना है। इसमें आगे एग्जांपल डाल के 19 यहीं पे सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 19 है 5.6 लीटर ऑफ गैस एट एनटीपी, 5.6 liter of gas at NTP weight equal to 8 gram, equal to 8 gram. The vapor density of gas, the vapor density of gas is। तो 5.6 लीटर कोई गैस है जो कि एनटीपी पे उसका वेट कितना आ रहा है 8 ग्राम, 5.6 लीटर का 8 ग्राम। तो हमको ये बताना है कि उसकी वेपर डेंसिटी कितनी होगी। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी कैसे मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मुझे वेपर डेंसिटी निकालनी है, पहले ये सोचिए क्वेश्चन में करना क्या है। वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करनी है तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 लगाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको मॉलिक्यूलर वेट गैस का निकालना पड़ेगा। जो भी गैस यहाँ पे दे रखी है उस गैस की अगर वेपर डेंसिटी निकालनी है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। अब हमें ये सोचना है कि मॉलिक्यूलर वेट यानी उसका जीएमएम या जीएम कैसे कैलकुलेट करें, जो इन्फॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से। क्या करेंगे,
सबसे पहले आपको दिया है गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस कितना है 5.6 लीटर। तो क्या मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकता हूं, और वो भी ये एनटीपी पे है, एनटीपी या एसटीपी दोनों ही कंडीशन में आप यूज कर सकते हैं फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट एनटीपी और एसटीपी डिवाइडेड बाय कितना पड़ा था 22.4 लीटर, अगर लीटर में रख रहे हैं, अगर ये लीटर में है। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड गैस एट एनटीपी क्वेश्चन में गिवन है 5.6 लीटर डिवाइडेड बाय 22.4 करेंगे, ये कैंसिल आउट करेगा 1/4। सो नंबर ऑफ मोल्स आ गए कितने 1/4। So a number of moles के चलिए, so number of moles is equal to mass upon gmm of gas। नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे 1/4, मास क्वेश्चन में गिवन है 8, तो यहाँ से जीएमएम आ जाएगा, जीएमएम आ गया 32। इसी गैस का अगर जीएमएम जितना है तो मॉलिक्यूलर वेट भी उतना ही हो, तो अगर जीएमएम 32 ग्राम आया है तो मॉलिक्यूलर वेट भी, मॉलिक्यूलर वेट हमको निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट हम क्या लिखेंगे 32, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इज 32। अगर मॉलिक्यूलर वेट 32 है, यहां तक हम पहुंच गए, अब हमें वेपर डेंसिटी निकालना है। वेपर डेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। तो मॉलिक्यूलर वेट 32 डिवाइडेड बाय 2 जो कि कितना आ जाएगा 16। तो ये आ गई वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी आ गई इसकी 16। यूनिट कोई नहीं होगी इसकी, नॉर्मली ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे 16 के साथ। समझ में आया? तो वेपर डेंसिटी का वो फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 वो यूज करना है, और वहां से बाकी जो भी जितनी चीजें अभी पढ़ी हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स के जो फॉर्मूले हैं पहले पढ़ चुके हैं, अब वो वही यूज हुए हैं, बाद में बस एक एक्स्ट्रा चीज अभी हमने पढ़ी वेपर डेंसिटी, अब उसका यूज किया।
तो वेपर डेंसिटी जो अभी हमने पढ़ा वो केवल यहाँ पे यूज हुआ है, उससे पहले जितना क्वेश्चन किया वो सब नंबर ऑफ मोल्स का वही रिलेशन जो हम पहले पढ़ चुके हैं, तो वही यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे आगे। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन लिखिए इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इसने नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर if the density of water is 1 gram per centimeter cube, density of water is 1 gram per centimeter cube, then the volume occupied by 1 molecule of water, then the volume occupied by 1 molecule of water, ये कैलकुलेट करना है हमको। Then the volume occupied by 1 molecule of water is equal to question mark volume occupied by 1 molecule of water। वाटर की डेंसिटी आपको गिवन है, आपसे पूछ रहा है कि एक मॉलिक्यूल जो होगा वाटर का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सोचिए, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम हमने पढ़ा है, रिलेशन सोचिए, बताइए क्या आएगा। ग्राम में आंसर क्या है, वॉल्यूम निकालना है ना, सेंटीमीटर क्यूब में ही ऑप्शंस आपको गिवन है, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब में ही आंसर फाइंड आउट करना है। ये हो गया। देखिए एक बार सुन लीजिए, इधर पेज नंबर 83 आप जिस पे भी होमवर्क बोला था, ये 15 से 24 तक ना, 15 से 24, उसके बाद आगे ही ये लेवल 1 में है, उसके बाद आप आगे जाएंगे लेवल 2 आएगा। लेवल 2 पे सीधा एक्सरसाइज अलग से नहीं दी है, लेवल 2 में टोटल है 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 9, टिक कर लीजिए, लेवल 2 पेज नंबर 86 पे उसी में आगे है, ठीक है। 9 से लेके 18 तक, 9 टू 18 लेवल 2 बुकलेट में, लेवल 2 9 टू 18, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन, बाकी उधर के जो 8 एंड 10 क्वेश्चन है। चलिए ये बताइए इसका आंसर क्या आएगा।
चलिए तो हम कर रहे थे डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी गिवन है क्वेश्चन में? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट के साथ रखिए, इज इक्वल टू मास कितना निकाला हमने? 18/Na, इतना ग्राम, ये हो गया मास, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? वॉल्यूम, जो कि कैलकुलेट कर रहा है। तो ये ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट होगा, तो वॉल्यूम जो निकालेंगे वो कितना हो जाएगा? 18/Na सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब इधर चला जाएगा, तो ये वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो मास यहाँ पे ग्राम में इसलिए कन्वर्ट किया गया है क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, तो मास भी आपको ग्राम में रखना पड़ेगा, एएमयू में डायरेक्ट नहीं रख सकते। तो यहाँ से वॉल्यूम अब आगे 18, अगर आपको सॉल्व करना है तो सॉल्व भी कर सकते हैं। एन की वैल्यू रख के 6.022 10 की पावर 23 और साथ में सेंटीमीटर क्यूब, ये हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करना है, अगर इसको ऑलमोस्ट 3 टाइम कैंसिल आउट डायरेक्ट कर दें अप्रॉक्सीमेट करके, तो 3 × 10 की पावर -23 हो जाएगा। वॉल्यूम 3 × 10 टू द पावर -23 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया क्या? तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पूछा है तो एक मॉलिक्यूल का मास लगाना पड़ेगा, और एक मॉलिक्यूल का जो मास होता है वो एएमयू में होगा, और उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कैलकुलेट द मास ऑफ Na2CO3 calculate the mass of Na2CO3 which has same number of atoms. Calculate the mass of Na2CO3 which has same number of atoms as the number of protons present in 10 gram CaCO3, as the number of protons present in 10 gram CaCO3. क्वेश्चन पढ़िए। आपको Na2CO3 का मास कैलकुलेट करना है विच हैज सेम नंबर ऑफ एटम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ CaCO3। सॉल्व करो भाई।
तो मास ऑफ Na2CO3 कैलकुलेट करना है जिसमें उतने नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट है 10 ग्राम CaCO3 में। तो पहले तो 10 ग्राम CaCO3 में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया है ना, याद है? तो CaCO3 अगर 10 ग्राम लिया गया है तो उसमें कितने प्रोटॉन होंगे? जितने प्रोटॉन उसमें होंगे उतने ही नंबर ऑफ एटम Na2CO3 के लिए होने चाहिए। तो उसका मास क्या आएगा? पहले निकालिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम CaCO3। 34 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 10 ग्राम CaCO3। हाँ, अभी 1 मॉलिक्यूल में आपने बताया 34। अभी आपको हमको किस में निकालना है? 10 ग्राम में। 10 ग्राम में पहले देखेंगे कितने मोल होंगे, फिर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, फिर एक मॉलिक्यूल में कितना होता है, तो उतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे निकालना पड़ेगा ना। पहले मोल्स निकालना पड़ेगा क्योंकि मास गिवन है तो मास डिवाइडेड बाय जीएमएम से। फिर से रिपीट करना। 6.02 डिवाइडेड बाय 9, 10⁻23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, कैसे आए थे? 1/9। n नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ना n कितना आ रहा है? 1/9। कैसे? मोलर मास 10 अपॉन मोलर मास करेंगे। मोलर मास कितना है CaCO3 का? 100। 10/100 1/10 आएगा। कैल्शियम का 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 इंटू 3, 48 प्लस 12 प्लस 40, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100। आया क्या? क्या आया? क्या किया? मोल्स निकालें, मॉलिक्यूल आ गए 0.1 Na। वेरी गुड। ठीक है, देखते हैं। 1 molecule of CaCO3 contain 34 number of proton। 34 प्रोटॉन है 1 मॉलिक्यूल में, तो 0.1 Na में कितने होंगे? 0.1 Na इंटू 34, 3.4 Na। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ रहे हैं 3.4 Na। Na मतलब एवोगैड्रो नंबर, 3.4 Na ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। अब इतने ही नंबर ऑफ एटम्स चाहिए आपको Na2CO3 के लिए। ये गलती हो गई, ये थोड़ा सा गलत हो गया आपका। यहाँ तक तो सही है 3.4 Na। अभी इंटिटीज का जो आपने फॉर्मूला लगा दिया, ये मोल किसकी निकाल रहे हैं? क्या गलती है समझा क्या? इसके मोल निकाल CaCO3 के, Na2CO3। देखिए Na2CO3 के हमें मास निकालना है ना, तो जब इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम होगा, या नंबर ऑफ एंटिटी डिवाइडेड बाय एन। तो नंबर ऑफ एंटिटीज में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रखे जाएंगे क्योंकि मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। और अभी हमने निकाला क्या है? ये नंबर ऑफ एटम्स है 3.4 है। तो अभी इस एटम्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ बताइए, और किसका आंसर आया? नहीं आ रहा? कुछ भी नहीं आ रहा? इधर क्या है? प्रोटॉन्स कितने आए? 50 Na, 50 Na नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पहले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है सबको। Na2CO3 के मोल्स कितने आए? 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाले हैं पहले, कितने आए? 6.022 into 10⁻22। बस कैसे? प्रोटॉन्स निकालने हैं, वो डायरेक्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल दिया है। पहले तूने मोल्स निकाले मास अपॉन जीएमएम करके, 10/100 किया, 1/10 आया, ये मोल्स आ गए।
फिर मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने में कितना आ जाएगा 1/10 Na। तो 1/10 Na की वैल्यू रख दी तूने 6.022 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 10। 10 से 23 कैंसिल आउट होगा तो 6.022 10 की पावर 22 आ गया। ये जो आ रहा है ये आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आए। हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं उसमें। CaCO3 के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे। प्रोटॉन्स कैसे निकालते हैं, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। क्लासेस अटेंड किए स्टार्टिंग से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ा है कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, ये निकालना आता है। तो एक मॉलिक्यूल अगर CaCO3 का है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे, निकालिए। चलिए देखिए, तो सबसे पहले मैं वन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, एक मॉलिक्यूल CaCO3 की हम बात करें तो उसमें कितने प्रोटॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, कितने न्यूट्रॉन। अब जिसको नहीं आता वो देख लीजिए, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक मास नंबर 40। ये टेबल तो सबने लर्न कर ली होगी, स्टार्टिंग में होमवर्क दी गई थी। फिर कैल्शियम के कार्बन के लिए हो जाएगा 6 एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास 12। ऑक्सीजन के लिए 8 और 16। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर के इक्वल। तो पूरे CaCO3 के लिए मैं एक साथ निकाल रहा हूं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर पूरे CaCO3 में निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या किए जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू कैल्शियम। सबसे पहले कैल्शियम के प्रोटॉन ऐड करेंगे क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल में निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कैल्शियम प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन कार्बन प्लस कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे CaCO3 में, 3 ऑक्सीजन है तो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन एटम। ऐसे निकालेंगे प्रोटॉन्स। तो यहाँ लिखा है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन हम पूरे मॉलिक्यूल के लिए निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कैल्शियम, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ऑक्सीजन एटम। अब सबके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आप ऐड कर दीजिए तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे इन CaCO3। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन वन मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 कितना हो जाएगा। कैल्शियम में कितने प्रोटॉन्स, 20 प्रोटॉन, क्योंकि एक एटम है और उसका एटॉमिक नंबर है 20। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है तो 20 प्रोटॉन। कार्बन में कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, उसका एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन में 3 ऑक्सीजन के एटम है तो 3 का मल्टीप्लाई होगा। और एक ऑक्सीजन एटम में कितने प्रोटॉन, 8, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। तो यहाँ से ऐड कर लेंगे सबको, 20 प्लस 6 प्लस 24, ये कितना आ जाएगा 50 प्रोटॉन्स। 3.4 किसने निकाला है, तुम्हारा सही है। 3.4 तेरा रॉन्ग है भाई। हाँ एन अभी आगे आएगा, अभी तो एक मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में निकाला है। तो एक मॉलिक्यूल पूरा CaCO3 लिया तो उसमें टोटल 50 प्रोटॉन होंगे। ये प्रोटॉन कहाँ से आए, इस CaCO3 में एक कैल्शियम का एटम है उसके प्रोटॉन ऐड किए गए, एक कार्बन का एटम है उसके प्रोटॉन ऐड किए गए और ऑक्सीजन के 3 एटम है उसके प्रोटॉन ऐड किए गए। सबके प्रोटॉन्स को हम ऐड कर देंगे तो टोटल प्रोटॉन आ जाएंगे एक मॉलिक्यूल में। ये एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है CaCO3 के। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास CaCO3 के मॉलिक्यूल है कितने। अगर एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन है तो दो मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 100 होंगे। अगर एक मॉलिक्यूल CaCO3 में 50 प्रोटॉन है तो दो मॉलिक्यूल्स में 100 होंगे। तीन मॉलिक्यूल्स में 154 में कितना, 200, सीधा मल्टीप्लाई करना है। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है कितने। अब उसके लिए हम करेंगे मोल्स का यूज। सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 निकालेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 हो जाएगा मास ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय GMM। मास कितना गिवन है क्वेश्चन में,
10, जीएमएम इसका होता है 100, जीएमएम तो निकालना आता है सबको, तो जीएमएम हो जाएगा 100, तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स 1/10। CaCO3 के मोल्स आए। अब अगर मोल्स 1/10 है तो मॉलिक्यूल कितने होंगे? अगर मोल CaCO3 के 1/10 है, 1/10 Na, सीधा सीधा हो जाएगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 1/10 Na का मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CaCO3 कितने आ जाएंगे? 1/10 इंटू Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 0.1 Na। इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। अब हमारे पास एक मॉलिक्यूल में 50 प्रोटॉन थे, तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन होंगे? एक मॉलिक्यूल में 50 निकाला था और हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल है कितना? 0.1 Na, तो प्रोटॉन कितने होंगे टोटल? 5 Na मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 0.1 Na मॉलिक्यूल, 0.1 Na मॉलिक्यूल में कितने होंगे? अगर एक मॉलिक्यूल में 50 है तो 0.1 Na मॉलिक्यूल में जो प्रोटॉन होंगे वो 0.1 Na इंटू 50 हो जाएगा, और 50 में से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 Na, यानी आपके पास जो प्रोटॉन्स आए हैं टोटल वो आ गए हैं 5 Na। ये हुए नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आया क्या सबको? समझा? इधर समझ में आया? सो ये आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 0.1 Na मॉलिक्यूल इज 5 Na। अब इतने ही नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए Na2CO3 के लिए, तो उसका मास क्या होगा? अब आगे क्वेश्चन सेकंड स्टेप पे जाते हैं। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमने टोटल निकाल लिए। CaCO3 के 10 ग्राम में इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन 0.1 Na मॉलिक्यूल विल बी 5 Na। अब बोला था जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ है उतने ही नंबर ऑफ एटम होने चाहिए Na2CO3 में, तो नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे Na2CO3 के लिए? नंबर ऑफ एटम्स फॉर Na2CO3 ये कितना हो जाएगा? 5 Na, क्योंकि जितने प्रोटॉन आए थे टोटल उतने ही एटम्स होने चाहिए। ये नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब हमको निकालना क्या है? मास निकालना है Na2CO3 का, उसके लिए आपको मोल्स निकालना पड़ेगा। तो अब एटम्स का यूज करिए। अब देखिए यूनिटरी मेथड लगेगा, एटम की बात की जा रही है। पूरा Na2CO3 में कितने एटम हैं? एक मॉलिक्यूल अगर Na2CO3 लिया गया तो कितने एटम होंगे? सोडियम के 2, Na2 लिखा है, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3, तो टोटल कितने हुए? 6 एटम। सो मैं यहां लिख रहा हूं 6 एटम contained by 1 molecule of Na2CO3। करेक्ट है ये लाइन? अगर 6 एटम एक मॉलिक्यूल में है तो एक एटम कितने मॉलिक्यूल में होगा? 1 एटम कंटेन बाय 1/6 हो जाएगा। यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं, 6 एटम कंटेन बाय 1 मॉलिक्यूल, सो 1 एटम कंटेन बाय 1/6 मॉलिक्यूल। तो हमारे पास एटम है कितने? 5 Na, ये ऊपर लिखा है। हमारे पास टोटल एटम थे 5 Na। अगर एक एटम 1/6 मॉलिक्यूल में है तो 5 Na एटम कंटेन बाय 5 Na का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 Na इंटू 1/6, दिस मॉलिक्यूल ऑफ Na2CO3। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 हमारे पास आ गए। मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 कितना आ गया? 5 Na/6। ये समझ आया क्या? क्या गलत किया था, समझ में आया? तो ये जो 5 Na आया था ये डायरेक्ट मॉलिक्यूल नहीं, ये एटम्स हमको इक्वल करने थे, फिर उससे मॉलिक्यूल निकालेंगे। तो 6 एटम कंटेन बाय 1 मॉलिक्यूल, तो 1 एटम कंटेन बाय 1/6 मॉलिक्यूल, सो 5 Na एटम कंटेन बाय 5 Na/6 मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 आए ये। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए Na2CO3 के, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं Na2CO3 के?
अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता है तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। कैसे? नंबर ऑफ एंटिटीज डिवाइडेड बाय n लगा देंगे। करिए, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, उससे मास निकाल लीजिए। अब तो आंसर आ जाना चाहिए Na2CO3 का मास। निकालो, Na2CO3 का मास निकालना है। इसके आगे क्या करना है? मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं Na2CO3 के। .84 अप्रोक्सीमेटली ग्राम में। इसका कितना है? 0.53 kg। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ Na2CO3 ये आए। अब देखिए मॉलिक्यूल्स आ गए 5Na/6। तो अब पहले मोल्स निकालिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय Na। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना था? 5/6 Na डिवाइडेड बाय Na। Na से Na कैंसिल आउट, तो मोल्स कितने आ गए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 आ गए 5/6। अब क्या मास यहाँ से बता सकते हैं? अभी तो मास निकाल सकते हो ना। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा लो। अब तो मास अपॉन जीएमएम करना है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन जीएमएम। मोल्स है 5/6, मास Na2CO3 का कैलकुलेट करना है, और जीएमएम Na2CO3 का कितना होगा? कितना आ रहा है Na2CO3 का जीएमएम? 100। जीएमएम कैलकुलेट किया, कितना आया? किसी का नहीं आ रहा है? 106। then mass 5 into 106 divided by 6 कितना है? 530/6 और इससे डिवाइड कर लीजिए आगे। 88 पॉइंट समथिंग उतना ग्राम आ जाएगा। फाइव 530/6 हो जाएगा और वहां से 88 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ये डिवाइड कर लिया, किया डिवाइड, कितना आया? 89.0 मतलब 88 पॉइंट समथिंग ना, 89 लिख दिया। ठीक है, तो 88 पॉइंट समथिंग ये हो जाएगा और ये आंसर आ जाएगा मास ऑफ Na2CO3 और ये ग्राम में आंसर होगा।